पेपर है बिहार एस्टेट 2024। विषय है 223 मनोविज्ञान। वेलकम बैक वंस अगेन। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है चैनल के ऊपर। तो आज के इस वीडियो में आपकी जो ये आज का जो क्लास है, जो लेक्चर है आपका, ये आपकी फ्री क्लास है। इसके अंदर हम देखने वाले हैं आपका PYQ। अभी तक हमने 60 सवालों तक, 100 में से हमने 60 सवालों को अभी तक देख लिया है। इस वीडियो के अंतर्गत हम चलेंगे 60 के आगे और देखेंगे अन्य सवालों को। ठीक है, केवल सवालों को देखेंगे नहीं, उनके उत्तर क्या हो रहे हैं ये होता है मार्क किया आगे बढ़े, उस प्रकार के नहीं। उसके बारे में हम डिस्कशन भी करेंगे, उसके बारे में हम यहाँ पर चर्चा भी करेंगे एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड। जहां जहां पर उपयुक्त होगा उस प्रकार की चर्चा वहां पर उस प्रश्न से संबंधित वहां पर की जाएगी। ठीक है, वीडियो जो होगा हिंदी अंग्रेजी दोनों माध्यम के लिए सुटेबल है, तो आराम से बैठिए, देखिए और यहाँ पर लेक्चर को आनंद लीजिए। अगर आप किसी भ्रम के अंदर हैं, अगर आप किसी इल्यूजन के अंदर हैं, तो इस इल्यूजन को तोड़ना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। ठीक है, भ्रम से निकलना बहुत जरूरी है, इल्यूजन से निकलना बहुत जरूरी है। और अगर आपको लगता है कि आप एनसीईआरटी नहीं पढ़ेंगे और आपका कोई भी परीक्षा, चाहे वो एस्टेट की हो या फिर चाहे वो आपके बीपीएससी पीजीटी की हो, ठीक है, अगर आप इनको छोड़ के जाएंगे तो आपका यहाँ पे समझ के चलिए आपका बहुत डिफिकल्टी होने वाली है आपको परीक्षा को पास करने के लिए। भले ही आपने लास्ट टाइम दिया था, इस बार देंगे या फर्स्ट टाइम होगा, जो भी है आपका, आपको इस किताब को और उसी के साथ साथ इस चैनल को आपको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। ठीक है, आपने कुछ भी चीज छोड़ी, आप चीजें मिस करना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, इसको चलिए छोड़ भी दिया चल जाएगा, इसको आप बिल्कुल भी किसी कीमत पर नहीं छोड़ सकते। पुस्तक का नाम है आपकी एनसीईआरटी 11वीं और 12वीं की मनोविज्ञान। ठीक है, जो लोग सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, वीडियोस रेगुलरली फॉलो करते हैं, ठीक है, वो लोग जो है एनसीईआरटी 11वीं 12वीं को आप मान के चलिए, इसको जितना अच्छे से आप खा सकते हैं, जितना अच्छे से आप चबा सकते हैं, जितना अच्छे से आप इसको निगल सकते हैं, उसमें फायदा किसका है? फायदा केवल इसमें आपका होगा और किसी का नहीं होगा। इसको आप बात को समझ लीजिए। ठीक है, क्योंकि अगर बात करें बीपीएससी पीजीटी की, अगर आप उस स्टेज तक पहुंचते हैं तो आपका सामना जो है अच्छे लोगों से होने वाला है इस बार, है ना। काफी लोग पढ़ रहे हैं यहाँ पे, उस चीज का आपको ध्यान रखना है। तो आपको एनसीईआरटी मिस नहीं करना है, इसको आप ध्यान रखें। ये आपका होगा क्राइटेरिया नंबर 1। चाहे आप कोई भी परीक्षा दे मनोविज्ञान की बिहार के अंदर आज की तारीख में, ठीक है, चाहे वो एस्टेट हो या फिर आपका पीजीटी हो, दोनों के लिए आपकी एनसीईआरटी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं कि आपने एनसीईआरटी पढ़ लिया आपका हो जाएगा। आपको इसको पढ़ना होगा कैसे? आपको पढ़ना होगा इसको आपको स्मार्टली। ठीक है, मतलब देखिए, सवाल जो है अब आप केवल कंसेप्ट ग्रास्प करके आप 20 सवाल निकाल सकते हैं, लेकिन उसी प्रकार के सेम कंसेप्ट को अगर आप तार्किक रूप से उसका चिंतन भी कर सके, है ना, आगे पीछे चीजों को आप जोड़ पाए, तो क्या कर सकते हैं आप? इन्हीं 20 सवालों को बढ़ाकर आप 30 से 35 सवाल कर सकते हैं। ठीक है, और ये कैसे आएगा? ये आएगा आपकी प्रैक्टिस से। जितना ज्यादा आप अच्छे से अच्छे पढ़ सकते हैं, उसके बाद आपको ये चीजें बनना स्टार्ट होंगी। ठीक है, तो इस प्रकार की चीजों को अप्लाई करें जो सेल्फ स्टडी कर रहे हैं। और इसी के साथ अगर आप हमारे कोर्स के अंदर प्रवेश लेना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको जानकारी दी गई है, वहां पे स्टेप्स दिए गए हैं, उनको आप फॉलो करें प्रॉपरली। एंड जो जो वीडियोस आपको मिलती जाएंगी उनको आप प्रॉपरली देखते जाएं। आपकी सारी की सारी रास्ता जो है, आगे की राह जो है वो आसान हो जाएगी। क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, सब कुछ बताया जाएगा, बस उसको आप फॉलो करें प्रॉपरली, है ना, बिना किसी चीज को विचार करते हुए उसको प्रॉपरली फॉलो करें आप यहाँ पे। ठीक, ये भी मत सोचिए कि क्या हमारा एनसीईआरटी से होगा, है ना। देखिए यहाँ कितनी बार बता रहे हैं आपको, 2-3 तो कितने महीने हो गए पता नहीं, चिल्ला चिल्ला के बता रहे हैं आपकी जो एनसीईआरटी से ही आपका जो भी होगा। ठीक है, आपका जो भी करता धरता है कौन है? आपकी एनसीईआरटी है। ठीक है, और उसके साथ साथ हम तो है ही, और आपकी जो मेहनत है वो सब आपको रंग लाएगी। ठीक है, पीजीटी के अंदर या एस्टेट के अंदर, इसका आपको ध्यान रखना है। चलिए, अब विषय से थोड़ा सा भटक चुके हैं, लेकिन हम चलते हैं एस्टेट के पीवाईक्यू के ऊपर। और जो अभी आप सवाल देखने वाले हैं, ये आपके सवाल डायरेक्टली आपके एनसीईआरटी से पूछे गए हैं। डायरेक्टली मतलब डायरेक्टली। ठीक है, आपको एक एक स्टेटमेंट में ये सारी चीजें आपको देखने मिल जाएंगी। यहाँ पर देखिए, ये जो आप देख रहे हैं प्रश्न नंबर 61 दिया गया है आपको बीएसईबी के द्वारा 2023 के अंदर, लेकिन 2024 के अंदर भी इसी प्रकार का पेपर सेट होगा, इसकी कोई भी गारंटी नहीं है। तो पढ़ना आपको अच्छे से है, स्मार्ट तरीके से। निम्नलिखित में से कौन मनोवृत्ति, मनोवृत्ति लिख देते शायद, के तत्व नहीं है? मनोवृत्ति किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे? अंग्रेजी वालों लोगों के लिए, इंग्लिश वाले लोगों के लिए एटीट्यूड की बात कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, कभी कभी आप अभिवृत्ति मनोवृत्ति यहाँ पे इस प्रकार से लिख देते हैं। ठीक है, कौन सी पुस्तक आएगी आपकी? 12th क्लास की एनसीईआरटी की एंट्री हो चुकी है, 3rd या 4th 5th चैप्टर है जहाँ पे हम बात कर रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, किसके बारे में? एटीट्यूड्स, फॉर्मेशन और वो सब चीजें जो आपको पढ़ने मिलती है मनोवृत्ति के बारे में, अभिवृत्ति के बारे में, उसका निर्माण वगैरह, तो वो सब आपको यहाँ से लिया हुआ है। कौन से तत्व नहीं है पूछ रहा है, इसका आपको ध्यान रखना है। तो एक और सवाल का पैटर्न आपने देखा, क्या पूछता है यहाँ पे? आपसे नहीं के बारे में पूछता है। भावात्मक, आध्यात्मिक, व्यवहारात्मक, संज्ञानात्मक। काफी आसान सा सवाल है यहाँ पर। यहाँ पे कौन से कंपोनेंट की बात कर रहे हैं? 3 घटक होते हैं, ABC कंपोनेंट्स की यहाँ पर
बात हो रही है। ठीक है, यहाँ पे आपके ABC कंपोनेंट्स की बात हो रही है, अफेक्टिव बिहेवियर और आपका ये जो है कॉग्निटिव। ठीक है, ये आपका भावात्मक A, व्यवहारात्मक आपका B और संज्ञानात्मक आपका C। ठीक है, जाएंगे NCERT में, आराम से लिखा हुआ दिखाई मिलेगा आपको। उसके बाद आप जो है इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, या अभी लाइक करके जाइए और उसको चेक कर लीजिएगा आप। सीधा सीधा स्टेटमेंट वहां से उठाया गया है आपकी NCERT से। ठीक है, आध्यात्मिक जो है आपकी स्पिरिचुअल जो है यहाँ पे दिया हुआ है, स्पिरिचुअल या स्पिरिचुअलिटी जो है वो आपके एटीट्यूड का तत्व नहीं है, उसमें एक फैक्टर कारक यहाँ पर नहीं है। चलिए अब देखिए अगला सवाल, सवाल नंबर 62, सोर्स है आपका NCERT। अगेन आपके NCERT से आपको पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन प्रसामाजिक व्यवहार की विशेषता है। प्रसामाजिक किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे, आई गेस वो बात कर रहे हैं यहाँ पर प्रो सोशल बिहेवियर के बारे में। ठीक है, प्रो सोशल बिहेवियर के बारे में बात कर रहे हैं। प्रो मतलब क्या है, ऑलरेडी आप पहले से ही तत्पर हैं मदद करने के लिए। ठीक है, सामाजिक व्यवहार की प्रो सोशल बिहेवियर की विशेषता कौन कौन सी है इनमें से, ये है आपकी स्वेच्छा से किया गया व्यवहार, है ना, आप जो है अपनी इच्छा से कर रहे हैं, ऑन योर ओन विल। उद्देश्य दूसरों की सहायता करना है आपका, ठीक है, हेल्पिंग अदर्स। एंड देन सहायता करने वाले को कोई फायदा नहीं होता, यहाँ पे थोड़ा सा अल्ट्रुइज्म वगैरह की बात कर रहे हैं यहाँ पे, कि जो आप सहायता कर रहे हैं उसको कोई भी फायदा नहीं है। तो प्रसामाजिक व्यवहार की विशेषता कौन सी है, स्वेच्छा से किया गया व्यवहार, ये भी होगा, उद्देश्य दूसरों की सहायता करना है, ये भी है, ये भी है। उपर्युक्त दिख रहा है आपको, 2 बार यह दे दिया है यहाँ पे, चलिए कोई बात नहीं। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही आंसर है। ठीक है, प्रो सोशल बिहेवियर के अंदर विशेषता क्या क्या है, कि आप जो है अपनी इच्छा से व्यवहार कर रहे हैं। मतलब मान के चलिए यहाँ पे कोई जो है बूढ़ी अम्मा जो है यहाँ पे रास्ता पार कर रही है, ठीक है, वो आपको बुला नहीं रही है कि बेटा इधर आओ हमको मदद कर दो, आपने देखा, आपकी इच्छा हुई और आप चले गए यहाँ पर। उद्देश्य क्या है, दूसरों की सहायता करना। आप जो है अम्मा में अपनी जो भी आप देखते हैं, बड़ी बहन छोटी बहन जो भी है आप, ठीक है, उनको देखते हैं, अपनी माता जी को देखते हैं इनको, और उनको रोड पर पार कराना चाहते हैं आप। उद्देश्य आपका दूसरों की सहायता करना है, दोनों ठीक है, और सहायता करने वाले को कोई फायदा नहीं होता। ठीक है, आप यहाँ खड़े होकर चाय पी रहे हैं, पानी पी रहे हैं, जो भी पी रहे हैं, उससे आपको यहाँ पे कोई फायदा नहीं हो रहा है कि ये जो अम्मा है आपके चाय के 5 रुपए या 10 रुपए दे देंगी। ठीक है, आप क्या कर रहे हैं, बिल्कुल निश्चल भाव से आप यहाँ क्या कर रहे हैं, उनकी मदद करना चाहते हैं। ठीक है, तो ये तीनों ही किसके अंदर काउंट होगा, ये काउंट होगा आपके प्रो सोशल बिहेवियर के अंदर। ऑप्शन नंबर डी जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसी के साथ साथ आप लोग भी आंसर देने का प्रयास करें साथ साथ के साथ। चलिए यहाँ पर देखिए सवाल नंबर 63। देखिए बीएसईबी एस्टेट की खासियत क्या है, लाइन से सवाल पूछ रहा है आपको एक ही चैप्टर से। ठीक है, लेकिन बनेगा कब आपसे, बनेगा आपसे तब जब आप करेंगे इस चीज को। ठीक है, मनोवृत्ति में बदलाव का हाइडर, हाइडर ने बताई है POX थ्योरी, साफ साफ दिया हुआ है आपके NCERT के अंदर। का संतुलन सिद्धांत है, बैलेंस थ्योरी की बात कर रहे हैं। ठीक है, P नेगेटिव O नेगेटिव X, ठीक है, इस प्रकार से बनता है। NCERT में डायग्राम दिया हुआ है, एक्सप्लेन भी किया है हमने वीडियोस में। ठीक है, तो संतुलन सिद्धांत है, बैलेंस थ्योरी की बात कर रहे हैं। मनोवृत्ति में बदलाव यानी कि आपको क्या करना है, एटीट्यूड में चेंजेस करने हैं अगर आपको, तो फ्रिट्ज हाइडर, पूरा नाम क्या है इनका, हाइडर नहीं, इनका पूरा नाम है फ्रिट्ज हाइडर। कंफ्यूज नहीं होना है यहाँ पे फ्रिट्ज पर्ल से, वो आपके अलग जो थेरेपीज की बात करते हैं। फ्रिट्ज हाइडर जो है यहाँ पे आपके एटीट्यूड चेंज में, मनोवृत्ति में बदलाव की बात करते हैं। संतुलन सिद्धांत जो है, बैलेंस थ्योरी जो है, कार्यात्मक सिद्धांत है क्या, सामाजिक सिद्धांत है क्या, व्यवहारात्मक है क्या, या फिर संज्ञानात्मक सिद्धांत है। तो इसको अगर आप पढ़ेंगे वहां पे तो आपको समझ में आएगा वो क्या है, वो आपका एक कॉग्निटिव थ्योरी है, एक संज्ञानात्मक सिद्धांत है वहां पर। ठीक है, कौन सा है, कॉग्निटिव है वहां पर, ऐसा दिया हुआ है। तो सही आंसर क्या होगा आपका, सही आंसर होगा आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी, संज्ञानात्मक सिद्धांत। यहाँ पर देखिए अगला सवाल, सवाल नंबर 64 में, निम्नलिखित में से कौन एक आक्रामकता नियंत्रण प्रविधि है, यानी क्या करना है, एग्रेशन कंट्रोल करना है। ठीक है, एग्रेशन कंट्रोल की बात हो रही है। तो यहाँ पे दकम दिया हुआ है, अब ये क्या होता है पता नहीं, इंग्लिश में होता मे भी शायद थोड़ा इजी होता। दकम क्या है, आपको अगर मालूम है दकम तो प्लीज बता दीजिएगा कमेंट में। विरेचन सुना सुना है, आप बता दीजिएगा नीचे कमेंट में। क्षमा याचना, ठीक है, माफी मांगने की बात हो रही है यहाँ पे। आक्रमणता नियंत्रण प्रविधि है, ठीक है, और उपरोक्त के सभी। तो अगर इसको देखेंगे तो ऑप्शन नंबर डी को आप मार्क करें, आगे बढ़े। ठीक है, इस प्रकार से आप इसको देख सकते हैं। अगर आपको दकम मतलब मालूम है, विरेचन मतलब मालूम है, क्षमा याचना मतलब मालूम है, तो आप नीचे यहाँ पे कमेंट करके आप बता सकते हैं। तो ठीक है, ऑल राइट। और वैसे भी जब आप एग्जाम हॉल के अंदर होंगे इस प्रकार का सवाल आपको देखने मिलेगा तो क्या करेंगे आप, उपरोक्त के सभी अगर आपको देखने मिले, ध्यान दीजिए बीपीएससी में, पीजीटी में नहीं बोल रहे हैं आपको, एस्टेट में आप ये कर सकते हैं। ठीक है, पीजीटी में नहीं बोल रहे हैं, पीजीटी में सावधान रहिएगा, एस्टेट के अंदर उपरोक्त के सभी पे आप मार्क कर सकते हैं। अगला सवाल देखिए, सवाल नंबर 65, अगेन आपके सामाजिक मनोविज्ञान सोशल साइकोलॉजी से उठाया हुआ है। निम्नलिखित में से कौन प्राथमिक समूह प्राइमरी ग्रुप के बारे में सत्य है, विशिष्ट उद्देश्य, अप्रत्यक्ष संबंध, औपचारिक संबंध, या फिर सदस्यों के बीच घनिष्ठता। ठीक है, तो जो भी चीज प्राइमरी है यहाँ पे प्राथमिक समूह आपका बनेगा, उसकी उसमें क्या होगा आपके लिए, सदस्यों के बीच घनिष्ठता रहेगी। ठीक है, मेंबर्स के बीच क्या रहेगा वहां पर, घनिष्ठता रहेगी। ठीक है, इसको आप ध्यान रखें। विशिष्ट उद्देश्य नहीं है प्राथमिक समूह का कोई भी, अप्रत्यक्ष संबंध नहीं है, औपचारिक संबंध नहीं है, यहाँ पे क्या रहेगी, सदस्यों के बीच घनिष्ठता रहेगी। इसको आप यहाँ पर ध्यान रखें सवाल नंबर 65 के अंदर। अब देखते हैं हम सवाल नंबर 66।
यहाँ पर देखिए सवाल नंबर 66 में क्या बोल रहे हैं, समूह महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। आप यहाँ खड़े हैं और ये आपका समूह है। व्यवहार पर नियंत्रण में यस, व्यक्तित्व विकास में यस, सांस्कृतिक निरंतरता में यस, उपयुक्त के सभी। ये दिखा मतलब ऑप्शन नंबर डी। मैक्सिमम टाइम मैक्सिमम केसेस में यही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो जो भी ग्रुप है आपका वो महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है किसमें, आपके बिहेवियर को कंट्रोल करने में। आप अकेले में हो सकता है खतरे वाला फैसला ले लें, लेकिन समूह में हो सकता है आप ना लें, कोई आपको समझा दे। व्यक्तित्व विकास में आप दूसरे को देख के अपनी पर्सनैलिटी डेवलप कर सकते हैं, और सांस्कृतिक निरंतरता की बात कर रहे हैं यहाँ पे, कल्चरल कंसिस्टेंसी आपकी वहां पर मेंटेन रहेगी। ऑप्शन नंबर डी जो है मोस्ट सुटेबल आंसर है यहाँ पर। उपरोक्त के सभी जो है समूह जो है आपका महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है इन सभी के अंदर। चलिए ये देखिए 7वां सवाल आप देख रहे हैं, लगातार कहां से पूछ रहे हैं, वो आपके सोशल साइकोलॉजी से पूछ रहे हैं। संज्ञानात्मक असंवादिता सिद्धांत किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे, वो बात कर रहे हैं यहाँ पे लियोन फेस्टिंगर की थ्योरी। ठीक है, लियोन फेस्टिंगर 1957 की बात कर रहे हैं। व्याख्याता करता है किसकी करता है, मनोवृत्ति निर्माण का, मनोवृत्ति परिवर्तन का, परिवर्तन एवं निर्माण का, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो कोई नहीं तो नहीं है, ऑप्शन नंबर सी जो है आपके एटीट्यूड चेंज और इसको बिल्ड करने के लिए बोलता है आपका कौन सा, कॉग्निटिव डिसोनेंस थ्योरी की बात हो रही है, संज्ञानात्मक असंवादिता सिद्धांत की बात। ठीक है, यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा आपका, ऑप्शन नंबर सी, मनोवृत्ति परिवर्तन एवं निर्माण के लिए आपको ये मदद करता है संज्ञानात्मक असंवादिता सिद्धांत। चलिए अब देखिए सवाल नंबर 68। इस प्रकार के सवाल देखिए आपको देखने मिलेंगे। निम्नलिखित में से कौन केंद्रीकृत संचार तंत्र है। ठीक है, सेंट्रलाइज्ड कम्युनिकेशन सिस्टम, सेंट्रलाइज्ड कम्युनिकेशन सिस्टम। ठीक है, पहिया, जंजीर, सर्वतंत्र, इनमें से कोई नहीं। तो अगर आप इस देखें पहिया बना के इस प्रकार से आपको बना हुआ दिखता है पहिया, जंजीर आपको जो है इस प्रकार से दिखती है, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक। ठीक है, सेंट्रलाइज की बात हो रही है यहाँ पे। एंड देयर सर्वतंत्र पता नहीं क्या दिया हुआ है यहाँ पे। तो अगर आप देखें यहाँ पे पहिया जो है यहाँ पे इस प्रकार से सेंटर में यहाँ पे सारी चीजें इसकी मिल रही है, हर दिशा से उतना ही उतना चीजें आ रही है। इस प्रकार से आप एलिमिनेट करके सही कर सकते हैं इसको, एल्स आप इस प्रकार के सवालों में ज्यादा परेशान ना हो। ठीक है, कौन सा केंद्रीकृत संचार तंत्र है, यहाँ पे बात कर रहे हैं पहिए की। पहिया जो है आपका वो क्या है, सेंट्रलाइज्ड कम्युनिकेशन सिस्टम की बात हो रही है यहाँ पे, CCS की। सेंट्रलाइज्ड कम्युनिकेशन सिस्टम क्या है आपका यहाँ पर, पहिया है। जंजीर नहीं है, सर्वतंत्र नहीं है, है ना। ऑल सिस्टम, यहाँ सर्वतंत्र करेंगे अगर तो ऑल सिस्टम में भी, बट पहिया जो है आपका यहाँ आंसर दिया हुआ है। अब देखते हैं सवाल नंबर 6-9। चलिए यहाँ पर देखिए सवाल नंबर 6-9, इसको अगर आप देखें तो ये आपको कॉमन सेंस से भी आप इसको निकाल सकते हैं। किस प्रकार का संचार नहीं, किस प्रकार का संचार कम्युनिकेशन अधिक विश्वसनीय है ना, कौन सा मोस्ट रिलायबल है। आप यहाँ खड़े हैं, कोई दूसरा व्यक्ति यहाँ खड़ा है, आप दोनों क्या कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं। क्या मौखिक संचार अधिक रिलायबल है, विश्वसनीय है। ठीक है, कि इसने जो बात बोली, इसने जो बात बोली रिलायबल है। लिखित संचार जो है, इसने लिख के दिया मैं ऐसा करूंगा, इसने लिख के दिया मैं ऐसा करूंगा, दोनों जो है यहाँ पे मूवी देखने जा रहे थे। और चित्रीय संचार पिक्चर में दिया हुआ है, तो बट ऑब्वियस ही बात है यहाँ पे कौन सा विश्वसनीय रहेगा। आप देखते हैं हमेशा जो चीज रहती है रिटर्न फॉर्म में, ठीक है, वो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है, वो अधिक क्या रहती है, रिलायबल रहती है। ठीक है, कभी भी देखिए आप जाते हैं किसी ऑफिस के अंदर तो बोलते हैं आपसे आप क्या करिए, लिखित में लेके आइए एप्लीकेशन वगैरह। ठीक है, तो लिखित संचार जो है वो क्या है, अधिक विश्वसनीय है। अब ये किसी को आपको समझाने की जरूरत नहीं है, ये आप थोड़ा सा है कॉमन सेंस से भी आप निकाल सकते हैं कि मौखिक संचार विश्वसनीय नहीं हो सकता, लिखित संचार होगा, और चित्रित संचार भी यहाँ पे जो है ये विश्वसनीय नहीं होगा, है ना। लिखित जो होते हैं ना, आपने सुना होगा बैंकों वगैरह में यहाँ बोलते हैं आप राइटिंग में लेके आइए। ठीक है, जितने भी आप देखते हैं वीडियोस वायरल वगैरह होते हैं तो बोलते हैं, जो ऑफिसर रहता है उनसे बोला जाता है कि आप रिटर्न में लिख के दीजिए हमको कि हम ये काम नहीं करेंगे, है ना। फिर क्या करते हैं, वो ऑफिसर को काम करना पड़ता है। ठीक है, ऑल राइट, तो ये था आपके लिए सवाल नंबर 6-9, और ये रहा आपके सामने सवाल नंबर 7-0। नेतृत्व के महान मानव सिद्धांत को भी कहा जाता है शीलगुण सिद्धांत, प्रासंगिकता सिद्धांत, समय सिद्धांत, पारस्परिक प्रतिक्रिया सिद्धांत। तो इसको आप क्या बोलते हैं, नेतृत्व को लीडरशिप की आपकी शीलगुण सिद्धांत की बात कर रहे हैं। तो आपको ध्यान रखिए अभी आपको लीडरशिप भी आपने पढ़ के जाना है एस्टेट के लिए। ठीक है, लीडरशिप की बात कर रहे हैं, आपको लिया गया है कौन से, चैप्टर नंबर 2 से आपके लिया हुआ है यहाँ पर। ठीक है, नेतृत्व के महान मानव सिद्धांत, ठीक है, को किस नाम से जानते हैं हम, शीलगुण सिद्धांत के नाम से भी यहाँ पर जानते हैं लीडरशिप के लिए। ठीक है, तो ये आपको ऐसे पढ़ने नहीं मिलेगा, बट हाँ यहाँ पे दिया हुआ है सवाल, तो इसको आप नोट कर लें एंड इसको आप सीख लें, आगे अगर सवाल रिपीट होता है तो आपको वहां पर ये काम आएगा। चलिए यहाँ पर देखिए 71 नंबर। ओके, हमको अगर यहाँ पर देखा जाए तो चौथा सवाल मिल रहा है, जहां से हम किसकी बात करेंगे, जो आपके बीपीएससी पीजीटी में आता है। इसका मतलब क्या है, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो ये बात समझ के चलिए। आपने क्या करना है, आपने एस्टेट 23 का पेपर कंप्लीट अच्छे से करना है, प्लस आपने बीपीएससी टीआरई 1.0 का पेपर अच्छे से करना है, प्लस 2.0 का अच्छे से कंप्लीट करके जाना है पूरे अच्छे तरीके से। इतना भी आपने कर लिया तो मान के चलिए कम से कम 5 नंबर मिनिमम बोल रहे हैं ना, मिनिमम 5 नंबर तो आपके आएंगे, और मैक्सिमम की तो कोई सीमा ही नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं कि बस हाँ ही हा हू करते हुए चारों ऑप्शन में से क्या है
उसको देख लिया और चले गए एग्जाम देने, ऐसे में नहीं होगा। सारी चीजें एक्सप्लोर करके जाइएगा अगर सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो, ठीक है। सारी चीजें एक्सप्लोर करके जाइएगा, सब चीज पढ़ के जाइएगा। ये इस पेपर को जो कर रहे हैं उसको भी, 1.0 वाले को भी, 2.0 वाले को भी, ठीक है। इस बात को आप अच्छे से ध्यान रखें। और अगर आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं कोर्स वगैरह के अंदर, तो ये सारी चीजें आपको वहां पर इंक्लूड कर दी जाएंगी। इसके लिए आप चिंता का विषय ना रखें, चिंता की कोई बात नहीं है। चलिए देखते हैं व्रूम संबंधित है, किसकी बात कर रहे हैं, व्रूम्स एक्सपेक्टेंसी थ्योरी की बात कर रहे हैं यहाँ पे। नेतृत्व के प्रासंगिक सिद्धांत से, परिस्थिति से, नेतृत्व के प्रासंगिक सिद्धांत, अच्छा 2 बार ऑप्शन दिया है क्या, ऑल राइट, और नेतृत्व के शील युग या शील गुण लिखना चाह रहे थे, ठीक है। तो यहां पर दिया हुआ है परिस्थिति, व्रूम संबंधित है परिस्थिति, नेतृत्व के प्रासंगिक सिद्धांत, नेतृत्व के प्रासंगिक सिद्धांत, नेतृत्व के शील युग सिद्धांत। यहाँ पे इन्होंने आंसर देके रखा है नेतृत्व के प्रासंगिक सिद्धांत, ठीक है। 2 जगह दिया हुआ है, ए सी में से आपने कुछ भी मार्क किया होता आपको सही मिल जाता। व्रूम यहाँ आई गेस वो एक्सपेक्टेंसी थ्योरी की ही बात कर रहे हैं, ठीक है, क्या एक्सपेक्ट करते हैं वो वाली बात है, ठीक है। मोटिवेशन वगैरह में जो आप देखेंगे तो उसको आपको वहां पर मिलेगा। अब देखते हैं सवाल नंबर 72 को। चलिए एक और बाउंसर देखिए यहाँ पर आया है, किसकी बात कर रहे हैं, यहाँ पे बात कर रहे हैं हेनरी फेयोल की। हेनरी फेयोल में निर्धारित किया है। अब ये देखिए सवाल आपके साइकोलॉजी से नहीं है, ये कहाँ से पूछा गया है, ये आपके मैनेजमेंट वगैरह जो है आपके, ठीक है, एमबीए वगैरह जो है वहां की चीजें हैं वो आपसे पूछा गया है। तो ये एक प्रकार से देखा जाए टफ सवाल है, इसमें आपकी तुक्केबाजी चलेगी। 14 यहाँ पे इन्होंने आंसर दिया है, तो इसके बारे में आप चाहे तो पढ़ सकते हैं। हेनरी फेयोल ने निर्धारित किया है, 14 सिद्धांत के बारे में बात करते हैं ये, ठीक है, हेनरी फेयोल। और ये मैनेजमेंट वगैरह की थ्योरीज हैं वहां पे बात कर रहे थे। इन्होंने जस्ट एक आइटम इनको जो है डिस्क्रिमिनेट करने के लिए डिफिकल्ट बनाना था उनको यहाँ पर, तो उसको यहाँ पर इंक्लूड कर दिया है सवाल नंबर 72 के अंदर, ठीक है। ये रिपीट हो संभावना कम है, लेकिन ध्यान रखिएगा हेनरी फेयोल ने 14 सिद्धांत जो है यहाँ पर बताए गए हैं उनके द्वारा, ठीक है। ऑल राइट, अब ये आपको एनसीईआरटी में नहीं मिलेगा और आपके मास्टर्स की किताबों में भी शायद कहीं नहीं मिलेगा आपको ये, ठीक है। ये जो है मैनेजमेंट वाले टॉपिक से है, तो इसके लिए ज्यादा परेशान नहीं होना है आपके। चलिए यहाँ पर देखिए अगला सवाल, सवाल नंबर 73। निम्नलिखित में से कौन एक रास्ता के बारे में सही नहीं है। एक रास्ता से क्या कहना चाह रहे हैं, एक रास्ता मतलब ये, ठीक है, इसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे। वो एक रास्ता यानी किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे, मोनोटोनिक या फिर मोनोटोनी की बात कर रहे हैं। मोनो, जब भी ध्यान रखिएगा एक बात को, जब भी मोनो आए तो उसका मतलब क्या होता है, 1 होता है। जब भी डाई आए इसका मतलब क्या होता है, 2 होता है, ठीक है। डाइकोटोमस आइटम मतलब 2 आइटम है वहां पर, ठीक है। इस बात को आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे। तो पूछ रहे हैं यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन एक रास्ता के बारे में सही नहीं है, ठीक है। यानी मोनोटोनी के बारे में, मोनोटोनी यानी एक कार्य को करते करते क्या होता है, आप एक जैसा ही कार्य कर रहे हैं रोज, ठीक है। मोनोटोनी के बारे में कौन सा इसमें से सही नहीं है, ठीक है, ये पूछ रहे हैं आपसे। एक रास्ता जो है एक मानसिक स्थिति है, मोनोटोनी जो है वो क्या है, एक मेंटल स्टेट है। देन मोनोटोनी जो है वो एक मानसिक एवं शारीरिक स्थिति है। एक रास्ता से उत्पादन में कमी आती है, एक रसता कार्य अभिरुचि को कम करता है, ठीक है। तो अगर आपको बोला जाए सुबह 10 से लेकर 7 बजे तक आपको केवल बैठ के ये जो है आपको सारे कंप्यूटर पे ये टाइप करना है आपको डेली। एक कहानी है आपको जंगल के शेर की, वो आपको 10 बजे से लेकर 7 बजे तक आपको करनी है। डेली 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 करना है आपको 365 दिन के लिए, ठीक है। तो ये क्या हो गया, एक रास्ता आ जाएगी आपको। अब ऑप्शंस पढ़िए यहाँ पे। एक रास्ता एक मानसिक स्थिति है, बिल्कुल सही बात है। एक रास्ता एक मानसिक एवं शारीरिक स्थिति है, शारीरिक कैसे हो सकती है, यहाँ पढ़िए। एक रास्ता से उत्पादन में कमी आती है, आप 10 से 7 तक आप रोज वही काम कर रहे हैं, काम करने का मन नहीं करेगा, प्रोडक्टिविटी जो है वो डाउन हो जाएगी। एक रसद कार्य अभिरुचि को कम करता है, आपका इंटरेस्ट जो पहले टाइपिंग में था अब क्या हो चुका है, वो कम हो चुका है, क्योंकि आप डेली वही काम आप बार बार कर रहे हैं, ठीक है। तो एक मानसिक स्थिति है, ना कि आपकी एक शारीरिक स्थिति है, ठीक है। फिजियोलॉजिकल स्टेट नहीं है यहाँ पे, आपकी मेंटल स्टेट है। आपकी जो मोनोटनी है वो आपकी मेंटल स्टेट है। एंड सवाल में क्या पूछा गया है आपको, के बारे में सही नहीं है, नहीं है नॉट, ठीक है। चलिए सवाल नंबर 674 देखिए। अगर आपने ऊपर 1 नंबर स्कोर किया तो बट ऑब्वियस सी बात है आप यहाँ भी 1 नंबर आराम से स्कोर कर लेंगे, 2 मार्क्स आपके आ जाएंगे। एक रास्ता का मुख्य कारण क्या है, ये एक रास्ता है मोनोटनी जो है, उसका मुख्य कारण क्या है, आवृत्तिक कार्य है ना, रिपीटेड वर्क, विश्राम का अभाव, रेस्ट नहीं मिल रहा, नॉट प्रॉपर रेस्ट, ध्यान का अभाव, कर्मचारी की बुद्धि। ये तो हो ही नहीं सकता ये सब चीजें। ये सब किसकी बात हो रही है, आवृत्तिक कार्य की बात हो रही है ना। रिपीटेड वर्क अगर आपको कराने दिया जाए, करने दिया जाए तो क्या करेंगे, आपको वहां पर मोनोटनी आपको वहां पर आ जाएगी। जिस प्रकार से आप समझिए कि आप एनसीईआरटी पढ़ने वाले हैं अभी, है ना, 1 2 3 4 महीने जितने महीने पढ़ने वाले हैं। एससेट पास होंगे तो 6 महीने पढ़ेंगे, नहीं होंगे तो क्या होगा, आपको अगले बार जब होगा तब के लिए आपको एनसीईआरटी पढ़नी पड़ेगी। तो जो एनसीईआरटी पढ़ते पढ़ते जो आपको हो जाता है वो क्या है, वो आपको मोनोटनी हो जाती है, ठीक है। क्योंकि क्या कर रहे हैं, आवृत्तिक कार्य। 11th क्लास की एनसीईआरटी पढ़ी, देन 12th की पढ़ी, फिर 11th की पढ़ी, फिर 12th की पढ़ी, फिर 11th की पढ़ी, फिर 12th की पढ़ी, ठीक है। लेकिन आपको तो पढ़ना पड़ेगा क्योंकि आपकी जो है ये आपकी जरूरत है। अगर आपको पीजीटी में सक्सेस चाहिए तो आपको ये मोनोटनी जो है एक रास्ता है, इसको आपको पसंद करना पड़ेगा, इसको आपको लाइक करना पड़ेगा, है ना। अदरवाइज एग्जाम के दिन आपको
जो क्वेश्चन पेपर है वो आपको बिल्कुल भी लाइक नहीं होगा। ठीक है, ऑल राइट। तो आवृत्तिक कार्य जब भी होगा तो उससे क्या आएगी, हमको मोनोटोनी वहां पर आ जाएगी। इस बात को आप ध्यान रखें। विश्राम का अभाव नहीं, ध्यान का अभाव नहीं, और कर्मचारी की बुद्धि भी इससे कोई मतलब नहीं रखता है। अब जैसे ही यहाँ पे कर्मचारी आया, इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया औद्योगिक, इंडस्ट्रियल भी आपकी जो है यहाँ पे स्टार्टिंग हो चुकी है। इंडस्ट्रियल से देखिए मोनोटोनी पूछ लिया उन्होंने, उसी के साथ साथ लीडरशिप आपसे पूछ लिया है, नेतृत्व के बारे में, है ना। और एक दो सवाल थे जो आपके इंडस्ट्रियल औद्योगिक से संबंधित थे। व्रूम की देखिए बात कर ही दी उन्होंने। ठीक है, तो अलर्ट रहना है, इंडस्ट्रियल को भी आपको अच्छे से पढ़ना है। चलिए फिर थोड़ा सा घूमा और फिर जो है पेपर कहाँ पे आ गया आपके, अगेन आपके एनसीईआरटी के ऊपर आके टिक गया। रोरशार्क का प्रक्षेपण परीक्षण 1921, है ना। रोरशार्क इंक ब्लॉट टेस्ट किसको मापने के लिए डिजाइन किया गया है, अचेतन इरादे, अनकॉन्शियस डिजायर्स, या फिर सपने, चेतन इच्छाएं, मस्तिष्क का आकार। तो देखिए मस्तिष्क का आकार तो बहुत ही मतलब बेफजूल बातें हैं यहाँ पे। चेतन इच्छाएं कॉन्शियसनेस के लिए तो हो ही नहीं सकता। हम जो प्रोजेक्टिव टेक्निक है, जो भी आपकी प्रोजेक्टिव टेक्निक है, वो क्यों होती है, आपके अनकॉन्शियस को निकालने के लिए होती है कि आपके अनकॉन्शियस में क्या चल रहा है, आप क्या विचार कर रहे हैं। ठीक है, इसके लिए निकालने के लिए की जाती है। तो सही ऑप्शन क्या है आपका यहाँ पर, अचेतन इरादे, इनकी बात यहाँ पर कर रहे थे। ठीक है, हर्बन रोरशार्क। अब यहाँ पर देखिए सवाल नंबर 76 जो देखिए अगेन आपके कॉमन सेंस का सवाल है। इतना तो आपको जो है एग्जाम हॉल के अंदर अप्लाई करना होगा, अदरवाइज आप जो है काफी ज्यादा नंबर वहां पे लूज कर देंगे। वेशलर वयस्क बुद्धि परीक्षण, वेशलर एडल्ट इंटेलिजेंस स्केल जो बनती है इस प्रकार से, का उपभोग का इस्तेमाल निम्नलिखित के लिए पात्रता का आकलन करने के लिए किया जा सकता है। यानी अगर आपको देखना है कि किसी का लाभ देना है आपको, ठीक है, पात्रता कोई पात्र है या नहीं, उसके लिए किया जा सकता है। किसके लिए, आवास के लाभ के लिए, विकलांगता भत्ता के लिए, आत्महत्या का खतरा के लिए, और विशेष शैक्षिक आवश्यकताएं के लिए। तो नाम से समझ में आ रहा है जब हम बुद्धि परीक्षण की बात कर रहे हैं तो आपकी जो इंटेलिजेंस है, ठीक है, वहां पे हम क्या चेक करेंगे, मोस्ट सुटेबल आंसर क्या है आपका, विशेष शैक्षिक आवश्यकताएं, किसको कितनी जरूरत है पढ़ाई की। ठीक है, उसके लिए हम इसका इस्तेमाल करेंगे। अब आत्महत्या के खतरे के लिए बुद्धि से क्या काम, विकलांगता भत्ते के लिए क्या काम, आवास के लाभ के लिए तो हम जो है यहाँ पर जो है क्यों मदद लेंगे यहाँ पर इस टेस्ट की, है ना। बेचारे वेशलर ने इतनी मेहनत से टेस्ट बनाया, उसको हम इन तीनों कामों के लिए कैसे लगा सकते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 जो है इसका मोस्ट सुटेबल आंसर है। किस बच्चे को कैसी विशेष शैक्षिक आवश्यकताओं की जरूरत है, किसको ज्यादा ध्यान देना है, किसको थोड़े से ध्यान देने में ही काम हो जाएगा, वो सब चीजें आप यहाँ से निकाल सकते हैं। ऑल राइट, ये देखिए सवाल नंबर 77, निम्नलिखित में से कौन पारिवारिक चिकित्सा, अगर आई गेस इंग्लिश में फैमिली थेरेपी ही दिया हो, का एक प्रकार नहीं है। फैमिली थेरेपी इनमें से कौन सी नहीं है पूछ रहे हैं, आपको दिया है ऑप्शन में दृढ़ग्रही, ये जो दिया है कंकरेंट की बात है, यहाँ पे संयुक्त की बात कर रहे हैं, कॉन्ग्रुएंस की, और यहाँ पे आपके नेटवर्क की बात कर रहे हैं। ठीक है, पारिवारिक चिकित्सा में एक प्रकार नहीं है, ये आपका दृढ़ग्रही, यहाँ पर दृढ़ग्रही या ग्राही जो भी होगा वो यहाँ पर आपको दिया है, इसको आप नोट कर लें। आगे अगर आता है सवाल रिपीट होता है तो ध्यान इसको रखेंगे। ठीक है, मतलब आपका जो है ये आपको एनसीईआरटी में नहीं मिलेगा, अगेन आपको जो है थेरेपी से भी सवाल पूछ रहे हैं। ठीक है, आपकी साइकोथेरेपीज वगैरह जो है वो आपको देखना शुरू हो जाएंगी। सवाल नंबर 78 को देखिए, युंग के विश्लेषणात्मक चिकित्सा की प्रविधि है। अगेन देखिए थेरेपी आ गई है ना। एनालिटिकल थेरेपी की अगर बात करें उसमें कौन सा है, कार्ल जंग के जो बताया है उसके बारे में पूछ रहे हैं आपसे। ठीक है, तो कार्ल जंग की जो विश्लेषणात्मक चिकित्सा की प्रविधि है उसके अकॉर्डिंगली उसमें क्या है, आपका स्वप्न विश्लेषण है, ड्रीम एनालिसिस है, उसी के साथ आपका क्या है यहाँ पे शब्द साहचर्य भी है, मुक्त साहचर्य वहां पर नहीं है। एज पर दिस आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी ए एवं सी जो है यहाँ पर, ये दोनों इसका आंसर होगा। ठीक है, ड्रीम एनालिसिस भी है एक विधि, और उसी के साथ साथ आपका जो है शब्द साहचर्य यानी कि वर्ड एसोसिएशन, ठीक है, वो भी आप ये दोनों जो है आपके जुंग के आपकी जो है विश्लेषणात्मक प्रविधि की चिकित्सा की प्रविधि है। ठीक है, मुक्त साहचर्य नहीं है, ये आपका कहाँ लग जाएगा, ये आपके साइको एनालिसिस के अंदर लग जाएगा। चलिए अगला देखिए सवाल नंबर 79 क्या पूछ रहे हैं, किन के नियमों का उपभोग या उपयोग संभाव्यता प्रबंधन में किया जाता है। ठीक है, यानी कि किसकी बात कर रहे हैं, अगेन मैनेजमेंट आ चुकी है आपकी, प्रोबेबिलिटी मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, संभाव्यता प्रोबेबिलिटी मैनेजमेंट में किन नियमों का उपभोग या इस्तेमाल कर सकते हैं हम, क्रिया प्रसूत अनुबंधन का, क्लासिक अनुबंधन का, ए और बी दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो किसका इस्तेमाल करेंगे यहाँ पर, हम ये बोल रहे हैं आपसे, हम करेंगे यहाँ पर क्रिया प्रसूत अनुबंधन का इस्तेमाल करेंगे हम इसके अंदर। ठीक है, क्रिया प्रसूत अनुबंधन का हम इस्तेमाल करेंगे, जो हमको कौन देते हैं, जो हमको देते हैं बी एफ स्किनर। ठीक है, बी एफ स्किनर का क्रिया प्रसूत अनुबंधन या सिद्धांत जो है आपको बी एफ स्किनर ने दिया है, आपके एनसीईआरटी में आपको मिल जाएगा। सवाल थोड़ा सा अजीबोगरीब पूछा गया है यहाँ पे, इसको आप ध्यान रखें। तो इस प्रकार के सवाल भी आपको एस्टेट में देखने को मिलेंगे। आपको फोकस क्या करना है, आपको फोकस करना है जो आपके इजी सवाल हैं वो आपसे गलत ना हो। ठीक है, ओके, अब देखते हैं सवाल नंबर 80 को। अगला सवाल देखिए, फेमर्स की बात कर रहे हैं, यहाँ पूछ रहे हैं फेमर्स के बारे में। 1984 के अनुसार प्रेक्षण के मुख्य प्रकार हैं, कौन कौन से हैं, स्वाभाविक प्रेक्षण,
है ना, और आत्म सलाह एवं बी दोनों, और इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे ऑप्शन में आपको दिया हुआ है ए एवं बी दोनों जो है फेमर्स ने बताए हैं, प्रेक्षण के मुख्य प्रकार हैं। इसको आप नोट कर लेंगे, आगे अगर सवाल आएगा तो आपसे बन जाएगा। ठीक है, फेमर्स ये आपको कहीं भी, आपको पूरी एनसीईआरटी में आपको कहीं देखने नहीं मिलेगा। चलिए अब देखिए यहाँ पे सवाल नंबर 81, इंटेलिजेंस क्वोशिएंट आईक्यू शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? आईक्यू का इस्तेमाल किसने किया था सबसे पहले? टर्मेन, हल, अल्पोर्ट, मेरिल, है ना। मेरिल नहीं, अल्पोर्ट नहीं, हल नहीं, किसके इस्तेमाल किया था? टर्मेन ने सबसे पहले इस्तेमाल किया था आपके आईक्यू शब्द का। यहाँ पर देखिए सवाल नंबर 82, भाटिया बैटरी का उपयोग आकलन करने के लिए किया जाता है। भाटिया की जो है बैटरी आपकी, ठीक है, व्यक्तित्व के लिए, बुद्धि के लिए, रवैया के लिए, ब्याज के लिए, ब्याज के लिए नहीं, ब्याज के लिए, रवैया भी नहीं, व्यक्तित्व भी नहीं, आपकी जो बुद्धि है, इंटेलिजेंस के लिए जो है भाटिया बैटरी ऑफ इंटेलिजेंस जो है आपकी बुद्धि के लिए उपयोग इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, बुद्धि का आकलन करने के लिए जो है भाटिया की बैटरी का हम इस्तेमाल करते हैं। यहाँ देखिए सवाल नंबर 83, ये क्या पूछ रहे हैं आपसे? देखिए टेस्टिंग के बारे में पूछ रहे हैं। ये टेस्टिंग की जो चीजें हैं आपको कहीं भी, आपको ये एनसीईआरटी में जो अभी तक आपने एक सवाल आपको मिलेगा ऊपर वाला, देन अभी जो इसके पहले आपने सवाल देखा भाटिया, वो नहीं मिलेगा। ये वाला भी आपको थोड़ा सा नहीं मिलेगा, मिल सकता है थोड़ा सा अगर आप प्रॉपरली पढ़े तो। किस प्रकार की परीक्षा के मूल्यांकन में व्यक्तिपरकता महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है? अब यहाँ ये सवालों को आप देखिए थोड़ा सा कंपेरेटिवली इजी है एज कम्पेयर टू आपके पीजीटी के, तो आपसे बन जाएंगे। वस्तुनिष्ठ प्रकार, निबंध प्रकार, ऑब्वियस सी बात है निबंध प्रकार के अंदर हमको जो है व्यक्तिपरकता, सब्जेक्टिविटी हमको यहाँ पर देखने को मिलेगी। ठीक है, सब्जेक्टिविटी, कोई व्यक्ति क्या सोचता है किसी के बारे में, वो हमको कब मिलेगी? जो हम किसी से ऐसे राइटिंग करवा रहे हैं तब। ठीक है, ना कि हम उसको एमसीक्यू दे रहे हैं तो वहां पे उसकी जो है वस्तुनिष्ठता हमको मालूम पड़ेगी, ना कि उसकी व्यक्तिपरकता या फिर सब्जेक्टिविटी हमको वहां पर मालूम पड़ सकती है। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखें, निबंध प्रकार के अंदर जो है हमको यहाँ पर ये चीज देखने को मिलेगी। यहाँ पर देखिए सवाल नंबर 84, कितना बढ़िया सवाल है यहाँ पर। ठीक है, सवाल देखने में इजी लग रहा है लेकिन है टफ। देखते हैं क्यों। असाधारण बच्चे कौन है? यानी एबनॉर्मल कह सकते हैं इनको हम, क्या एबनॉर्मल बच्चे कौन से हैं? जो बच्चे मानक से भिन्न होते हैं, जिन बच्चों का आईक्यू 120 से ऊपर है, फोटोग्राफिक मेमोरी वाले बच्चे। ठीक है, इसको आप देखेंगे अगर ध्यान से पढ़ेंगे, एक स्टेटमेंट में आपको शायद ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है। ठीक है, जिन बच्चों का आईक्यू 120 से ऊपर है वो असाधारण है क्या? उनको हम कह भी सकते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, वो असाधारण बच्चे को बोल रहे हैं यहाँ पे, जो बच्चे मानक से भिन्न होते हैं, मतलब जो नॉर्म है आपका सेट है उससे जो भिन्न है उनको हम क्या बोलेंगे? उनको हम असाधारण बच्चे बोलेंगे, है ना। उनको हम क्या बोलेंगे? एबनॉर्मल चाइल्ड या बच्चा उसको बोलेंगे, जो क्या है, जो मानक से भिन्न है। नॉर्म क्या है? सबको जो है शर्ट पैंट पहन के स्कूल के अंदर आना है। ठीक है, लेकिन असाधारण बच्चा कौन सा है? एबनॉर्मल बच्चा कौन सा है? जो उस दिन जो है बिना कपड़ों के आ गया। ठीक है, नॉर्म से चीजें अलग कर रहा है। ठीक है, वो टिफिन में पानी भर के ला रहा है, बोतल में खाना रख रहा है। ठीक है, ये क्या है? नॉर्म के खिलाफ है। तो जो बच्चे मानक से भिन्न होते हैं वो क्या कहलाएंगे? आपके असाधारण बच्चे कहलाएंगे। अगला देखिए सवाल नंबर 85 क्या कहता है? किस विधि का उपयोग या गारंटी देता है कि प्रत्येक वस्तु का एक अद्वितीय मूल्य है? तो देखिए आपका जो है रिसर्च और टेस्टिंग भी आपसे पूछी जा रही है यहाँ पर, तो पढ़ना होगा आपको अच्छे से, हल्के में नहल है इसको। साक्षात्कार, इंटरव्यू, केस स्टडी, रैंकिंग या फिर रेटिंग। ठीक है, तो किस विधि का उपयोग या गारंटी देता है? गारंटी कौन देगा कि हमको प्रत्येक वस्तु का एक अद्वितीय मूल्य है? वो देगी हमको यहाँ पर रैंकिंग। ठीक है, मान के चलिए आप यहाँ पर दो चीजें हैं, उसको क्या कर दिया आपने, यहाँ पर तीन चीजें मान के चलिए, और ये चौथी चीज है। ठीक है, क्या करेंगे? इसको आप रैंक दे देंगे 1 2 3 4। ठीक है, तो ये सबसे ऊपर जाएगा, देन उसके बाद ये जाएगा, देन इसके बाद ये जाएगा, एंड देन फिर ये जाएगा। ये क्या बताएगा हमको? कि प्रत्येक वस्तु का एक अद्वितीय मूल्य है। ये जो है इन सबसे ऊपर है, ये जो है इन दोनों से ऊपर है, ये जो है इन इससे ऊपर है। ठीक है, लेकिन रेटिंग में क्या हो जाएगा? आपकी रेटिंग में आपसे इस प्रकार से रेटिंग करवा ली जाएगी, जैसे आप देखते हैं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स वगैरह में आपसे रेटिंग वगैरह लिखवा ली जाती है। ठीक है, तो ये था आपका सवाल नंबर 85, और ये रहा आपके लिए सवाल नंबर 86, जो कि आपका एज अ होमवर्क इसको आप ट्रीट करें। इसका जो भी आंसर करेक्ट है उसको आप यहाँ पर नीचे कमेंट कर सकते हैं। अभी खुले एक नए पब्लिक स्कूल में एक मार्गदर्शन कार्यक्रम यानी कि गाइडेंस वगैरह, काउंसलिंग वगैरह भी आ चुकी है। कार्यक्रम स्थापित किया जाना है। मार्गदर्शन कार्यक्रम विकसित करने में पहला कदम है, ये होगा, ये होगा, ये होगा या फिर ये होगा। ऑलराइट, तो इसी के साथ इस लेक्चर को समाप्त करते हैं। आपने देखे यहाँ पर सवाल नंबर 60 से लेके 85 तक कौन कौन से सवाल कहाँ से आए थे, किन टॉपिक्स पे आपको जो है फोकस देना है, किन टॉपिक्स पे आपको ध्यान देना है, किन टॉपिक्स पे आपको अटेंशन देना है, और कौन से ऐसे दो चार सवाल हैं जिसको आप ज्यादा ना पढ़ें, उसमें परेशान ना हो, तो भी आपका काम बन जाएगा। ठीक है, ऑलराइट, अगले वीडियो में मिलेंगे हम। अगली फ्री क्लास के अंदर हम देखेंगे यहाँ पे 85 से लेके 100 तक के आपके जो PYQs हैं उनको हम यहाँ पर आगे सॉल्व करेंगे, और इसी के साथ साथ आपका जो है यहाँ पे एस्टेट 2023 का जो है कंप्लीट पेपर यहाँ पे सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो कंप्लीट पेपर देखने के लिए कहाँ जा सकते हैं आप? नीचे आपको जो है प्लेलिस्ट मिल जाएगी, या चैनल के ऊपर भी जो है आपको यहाँ पर
प्लेलिस्ट मिल जाएगी। उस प्लेलिस्ट में जाके आप जो है वहां से देख सकते हैं, लाइन से 2024 की ऐसे करके प्लेलिस्ट बनी हुई है। वहां सभी के सभी आपकी जो PYQs हैं वो सॉल्व हैं आपके इस बार के एस्टेट के। तो उसको आप देखें, अच्छे से तैयारी करें और आगे इसी प्रकार से पढ़ते रहें। ठीक है, आपकी परीक्षा संभावित है मार्च के अंदर, तो मार्च में अभी लगभग आपके 1.5 महीने बचे हुए हैं। तो अच्छे से तैयारी करें, पेपर कमजोर आएगा, हल्का आएगा, इस प्रकार से आप ना लें। आप ये देखिए, अगर एक देखें मोटा मोटी तौर पे आपके 100 सवाल हैं, 100 में से आपको 50 NCERT से मिलेंगे देखने को, और 50 लगभग आपको जो है अदर टॉपिक से आपको देखने मिलेंगे। ये वाला कम हो सकता है, ये वाला इंक्रीज हो सकता है, ठीक है, वाइस वर्सा, इसको आप ध्यान रखें। लेकिन आप ये समझ के चलिए 50% जो है आपका यहाँ NCERT से आना है, ठीक है। ऑन अ कॉन्ट्ररी आपका 50% जो है आपका बाकी बाहर से आ सकता है, जैसा कि आपको बताया है। ऑनर्स स्तर का जो सिलेबस है वहां से आपको पूछ सकते हैं, ठीक है। लेकिन जो गाइडलाइन है वो कहाँ रहेगी आपकी, यहाँ पे रहेगी। इस पे आप टिके रहेंगे तो आपसे ये बनेगा, है ना। इसके पीछे भागेंगे तो आप ये भी डब्बा गोल कर लेंगे स्वयं का परीक्षा हॉल के अंदर, ठीक है। तो ऐसा करने से बचें, जो चीज आपको बताई जा रही है उसको अच्छे से पढ़ें, फॉलो करें, ठीक है। ऑल राइट, इसी के साथ थोड़ा सा प्रमोशन यहाँ पे, अगर आप हमारा जो है फाउंडेशन कोर्स करना चाहते हैं, कोई जबरदस्ती नहीं है, अपनी इच्छा से आए, ठीक है। अगर आपको लगता है कि हाँ हमको जो है यहाँ पे फायदा मिलेगा, अच्छी चीजें हो जाएंगी, तो इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं बिना किसी चिंता परवाह टेंशन के, ठीक है। और यहाँ पे आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। अगर आप केवल एस्टेट PGT के लिए ज्वाइन करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। एस्टेट प्लस PGT का आपको कॉम्बो कोर्स मिल जाएगा, ठीक है। नीचे आपको कॉस्ट दी हुई है, और उसी के साथ साथ अगर आपको केवल PGT चाहिए तो उसकी भी कॉस्ट जो है यहाँ पे आपको नीचे दी हुई है, ठीक है। मान के चलिए कंपटीशन बढ़ने वाला है, ठीक है। आप देख लीजिएगा कट ऑफ वगैरह आगे जाके कैसा होने वाला है, तो उसके लिए अच्छे से तैयारी करें। अगर आपको लगता है कि कोर्स की आपको आवश्यकता है, ज्वाइन करने से आपको फायदा होगा, तो ज्वाइन करिए। और अगर आपको लगता है कि नहीं सेल्फ स्टडी से हम कर लेंगे, तो उसके लिए भी आपको शुभकामनाएं, वो भी आप यहाँ पर करते रहें। कैसे क्या करना है सेल्फ स्टडी भी वो भी बताया जा रहा है ना। जिन लोग को दिक्कत है, परेशानी है, समय का अभाव है, तो वो ये चीजें भी कर सकते हैं। ज्वाइन करने के लिए आपको जो है नीचे स्टेप्स दिए गए हैं, उन स्टेप्स को केवल फॉलो करना है और आरामली स्मूथली जो है अपना कोर्स को ज्वाइन करना है, और जो जो चीजें बताई जा रही हैं उसको प्रॉपरली वहां पर फॉलो करते जाना है, ठीक है। ऑलराइट, PGT वाले जो बच्चे हैं उनके लिए देखिए, आपके लिए बताया हुआ है मॉक टेस्ट जो है आपके वो मार्च के बाद रोल आउट होंगे, जब आपके एस्टेट का रिजल्ट वगैरह आ जाएगा, एस्टेट की परीक्षा हो जाएगी। उसके बाद आपके जो है हर रविवार को आपका लगभग 10-15 सवालों का आपका जो है वहां पर मॉक टेस्ट रहेगा। ऑलराइट, ओके, इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं। आशा करते हैं आपको वीडियो जो है पसंद आया हो, तो इसको लाइक जरूर कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा अपने PGT एस्टेट फ्रेंड्स के साथ, और अगर नहीं किया है तो आपने ही कर लीजिएगा, वरना क्या होगा, वरना ये जो न्यूरोट्रांसमीटर है ये छूट जाएगा।